हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हिंसा की समाप्ति। ठीक है, ये जो चैप्टर अपना चल रहा है यहाँ पे हम शांति से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूं कि ये चैप्टर हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो कि हमें प्री देना है उसके बाद कोई मतलब नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। बट ये चैप्टर जितने भी 11th क्लास का जो पार्ट फर्स्ट है वो अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि मतलब जो शांति है उससे हम मतलब कैसे पा सकते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हमने देखा था कि कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं होती है, लोगों की सोच क्या है। देन इसमें यदि हम बात करें तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि हम मतलब शांति पाने के कुछ और तरीके देखते हैं कि कैसे हो सकता है। सो यहाँ पे क्या है कि हिंसा की समाप्ति कि जो भी हिंसा हो रही है उसकी समाप्ति यदि हो जाती है तो अब ऐसे कि जब कहीं कोई भी हिंसा वगैरह नहीं होगी तो आप शांति का इन्वायरमेंट ऐसा आपको फील होगा कि हाँ, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो शांति वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनिसेफ के संविधान ने उचित ही टिप्पणी की है। यूनिसेफ क्या है इसके बारे में आज आपको पूरा डिटेल पढ़ना है। सबसे पहले यूनिसेफ का गठन कब हुआ था, यानी कि इसमें कौन कौन सी कंट्रियां शामिल है, देन ये कौन सी रिपोर्ट निकालता है, इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको एंड इसका जो मेन वर्क है वो क्या है। क्योंकि यूनिसेफ ने आपने सुना होगा कि यूनिसेफ की रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं या ऐसी बातें कही गई हैं। सो यूनिसेफ के द्वारा मतलब जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा अलग अलग रिपोर्ट निकाली जाती है। ठीक है, तो जैसे शैक्षणिक हो गया, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक जो भी है, यहाँ पे जो यूनिसेफ रिपोर्ट निकालता है उसके बारे में सिर्फ आज आपको पूरा यूनिसेफ के बारे में आपको जहाँ पे भी मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग यदि जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक A4 साइज के जो पेज है उसमें आप लिखते होंगे या रफ वगैरह जो भी है आपके पास नोट्स वगैरह, तो एक पतली सी 10-15 पेज की बना लीजिए आप उसको। और वहाँ पे क्या करिए कि जो यदि A4 साइज के पेपर के पास तो बहुत बेटर है ब्लैंक पेपर, तो उनमें 10-15 पेज होंगे आपके पास, एक एक पेज में सारी बातें आ जानी है। उसको क्लियरली आप एक जगह पे सारे ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल है जो इंटरनेशनल है, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे यूनिसेफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, इन सारे के बारे में आप एक एक करके लिखते जाइए। ठीक है, तो यदि अभी तक आप नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। और ये यूनिसेफ जो है, और यूनिसेफ ही नहीं ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, हमने UN के बारे में देखा था, देन आप वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ते हो, उसके बाद हमारे कई सारे ऐसे हैं, IMF है जो इकोनॉमिक से रिलेटेड रिपोर्ट निकालता है, यूनिसेफ है जो शैक्षणिक या बच्चों से रिलेटेड जो भी उसमें रिपोर्टें आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ठीक है, क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, कहीं और से बाहर से नहीं आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा पूरा। एंड मुझे ये बताइएगा कि यूनिसेफ कौन कौन रिपोर्ट निकालता है, कौन कौन सी। ठीक है, ये बताना आपको, मुझे ये नहीं बताना है कि मतलब कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, कब क्या हुआ था, कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है। आप कहीं से भी सर्च करिए, लेकिन ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, आपका होमवर्क है। एंड आपकी नोट्स में ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, बताइएगा तभी जब आपकी नोट्स में ये कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद रिटर्न आके कमेंट करिएगा कि इसकी ये रिपोर्टें हैं और उसे याद भी कर लेना है। तो इसमें क्या बताया गया कि यूनिसेफ ने एक टिप्पणी की थी। इसमें क्या था, चूँकि युद्ध का आरंभ जो होता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है कि लोगों के दिमाग में होता है। युद्ध का आरंभ कहाँ पे होता है, लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। यानी कि यूनिसेफ ने क्या कहा था, और बिल्कुल सही बात भी है कि जो युद्ध का हमारे आरंभ होता है, स्टार्टिंग होती है, वो हमारे ही ब्रेन से होती है, राइट। देन अब हमारे ब्रेन से कहते कैसे होती है, हमने अपने अंदर इच्छाएं पाली। ठीक है, कि या हमें किसी ने मतलब मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया भी था कि यहाँ पे जो होता है कि हम अंदर ही अंदर किसी के प्रति बहुत ही घुटन फील कर रहे हैं कि आप कह भी नहीं पा रहे हो लेकिन आपका कोई शोषण कर रहा है, तो आपको वो चीज़ें मतलब सही नहीं लग रही हैं। एंड आप मौके की तलाश में हो कि कब हम क्या करें इसके साथ, कैसे इससे हम निपटें। ठीक है, और उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, हमें जो भी उस टाइम पे लगा हम वही कर डालते
चलते हैं। तो ये दिमाग की उपज है कि दिमाग ने ये सोचा कि मतलब, और हम मानव के पास ही ये बात सही है कि दिमाग सोचने समझने की शक्ति है, जो क्षमता वाला है वो हम मानव के पास ही है, ठीक है। और हम ये सोचते रहते, ये हम जानते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। दिन यदि कोई बुरा कर रहा है हमारे अंदर, हम क्या करेंगे कि मतलब मौके की तलाश में रहते हैं कि कब हमें मौका मिले और हम इसे निपटा दें, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि दिमाग में ये जो हिंसा होती है उसकी उपज या युद्ध की दिमाग में ही होता है। तो जब दिमाग में इसकी उपज होती है तो ऑब्वियस है कि दिमाग में इसके बचाव के तरीके भी हमारे उत्पन्न होंगे। बिल्कुल तय है कि दिमाग में ही यही सारी चीज़ें, हमारा ब्रेन ही सारी चीज़ें सोचता है। आप साइंस पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ब्रेन वगैरह के बारे में पढ़ने को मिलता है, आपके सिलेबस में भी है। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे, इसे भी पढ़ेंगे आप। तो वहाँ से आप समझेंगे ना ब्रेन का क्या वर्क है, कितना मतलब अभी एक ब्रेन दिख रहा हो ना, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, वो कैसे-कैसे मतलब काम करता है, कौन-सा पार्ट क्या काम करता है। आपको अचानक से क्या लगता है कि आप क्या आपने कभी सोचा है, जब हम क्या करते हैं किसी चीज़ पे हाथ रखते हैं, कोई गरम चीज़ है ना, तो जैसे ही हमने उसे टच किया, मान लीजिए कि ये कोई यहाँ पे आपका जो भी रोटी बनाने वाला तवा या कढ़ाई कुछ भी रखी है, ठीक है, और आप नहीं जानते हो और अनजाने में यहाँ पे ऐसे हाथ रखते हो, ठीक है, यहाँ पे आपने हाथ रखा और तुरंत आपका हाथ क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको गर्म लगी वहाँ पे। तो क्या ये हाथ की प्रतिक्रिया है? जी नहीं। ये आपके ब्रेन ने वहाँ से तुरंत वहाँ से उसको मैसेज दिया कि भाई हाथ हटा वरना जल जाएगा तू। और हमारा हाथ ऑटोमेटिक हट जाता है, तुरंत ही हट जाता है। तो हमारा हाथ कुछ नहीं कर रहा, हमारा ब्रेन वहाँ से ऑर्डर दे रहा है कि हाथ हटा लो वरना जल जाओगे, यहाँ पे गर्म है। तो आप ब्रेन का पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। खैर बायो की क्लास अभी नहीं चल रही है। सो बस इतना समझिए कि मतलब दिमाग हमारा क्या कुछ नहीं कर सकता है। अभी हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हाइपर होते, कहते हैं यार दिमाग खराब मत कर मेरा। मतलब दिमाग ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, और वो कुछ अच्छी बातें भी करवा सकता है, कुछ बुरी बातें भी हमसे करवा सकता है। अब उसके बाद क्या होता है, ये यूनिसेफ का कथन है, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इस तरह के प्रयास के लिए करुणा जैसे अनेक पुरातन आध्यात्म सिद्धांत और ध्यान जैसे अभ्यास बिल्कुल उपयुक्त है, और आधुनिक निरोगकारी यहाँ पे तकनीकी और मनोविश्लेषण जैसी चिकित्सा पद्धतियाँ भी यह काम कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे काम कैसे कर सकती हैं, इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ आपकी साइकोलॉजिक जैसी कुछ चिकित्सा पद्धतियाँ होती हैं, इसमें वो भी वर्क कर सकती हैं। करुणा हो सकता है, पुरातन आध्यात्मिक सिद्धांत, तो इनमें से कुछ उपाय निकाले जा सकते हैं। दिन क्या होता है कि हमने गौर किया कि हिंसा का आरंभ महज किसी व्यक्ति के दिमाग से नहीं होता। अब यहाँ पे आ रहे हैं कि हिंसा का जो आरंभ होता है महज किसी व्यक्ति के दिमाग से नहीं होता, इसकी जड़ें कतिपय सामाजिक संरचनाओं में भी होती है। अब इन्होंने जो यूनिसेफ ने कहा तो इनका भी खंडन करते हुए कुछ लोग ये मानते हैं कि हमने जो पाया कि सिर्फ मानव समाज की मतलब कि एक किसी पर्टिकुलर एक इंसान के ब्रेन की ये उपज है, तो बिल्कुल है, ये ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन ये कह सकते सिर्फ यही है तो गलत है। इसके अलावा भी, क्योंकि यार हम अचानक से सपोज मान के चलिए कि आप बैठे हो, शांति से बैठे हो, आपके पास कोई सामाजिक दबाव नहीं, कोई इधर उधर का इंटरफेयर नहीं है आपके लाइफ में, तो बिल्कुल ऑब्वियस है हमारे अंदर कोई भी मतलब ना तो अच्छा ना बुरा, हम जिस हाल में हैं हम वैसे ही रहेंगे। हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता। एक साधु जो निकल जाता है जंगलों में तपस्या करने के लिए, उससे किसी से मतलब नहीं है, सब मोह माया उसकी छूट चुकी है। समाज क्या कर रहा है, देश क्या कर रही है, दुनिया क्या कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं, तो उसके लिए हिंसा हो ना हो सब वो एक बराबर है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे हैं, हमारे आगे पीछे समाज लगा हुआ है, और उस सिचुएशन में जो भी हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं, तब हमारा ब्रेन क्या करता है, हमने अभी जस्ट बात की ना कि जब हमें कहीं से उकसाया जाता है तो ब्रेन हमारा काम करता है कि किसी के प्रति, अपने प्रति हम कभी भी हिंसा की भावना अपना ही नहीं सकते हैं। अपने लिए हम लड़ जाते हैं,
लेकिन अपने के लिए हम हिंसा अपना लें कि अपने हाथ में कुछ चोट पहुँचाएँ या हाँ, कुछ ऐसे होते हैं मेंटल लोग जो ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर ऐसा होता है, ठीक है? जो बहुत ही ज़्यादा दीवाने होते हैं, तो उनकी हालत देखिए फिर आपकी मतलब चलो ठीक है कि आप तो मिले नहीं, हम अपने को ही चोट पहुँचाएँगे, तो सामने वाला थोड़ा भी यदि प्यार-स्यार करता होगा तो ऑब्वियस है कि वो पिघल के आएगा ही। ठीक है? तो मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं एंड अब ऐसे केसेस में आप लोग भी यदि करते हो तो प्लीज़ मेरा सजेशन है, ऐसा कुछ मत करिए, ये सब कुछ नहीं होता है एंड जो करते हैं बिल्कुल सही है, अब बहुत ही सिंसियरली एंड उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप निभाने की कोशिश करिए। करना तो सब कर लेते हैं, निभाना सबके बस की बात नहीं होती है, ठीक है? तो कुछ ऐसे भी केसेस आते थे कि जहाँ मतलब ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता कि हम हाथ की नस काट लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो भाई एक दिन का हो तो ठीक है, जब डेली का आए तो बोल दो मैं मर जाओ क्या करेंगे हम, अब नस ही काटना है तो काट लो, क्या कर सकते हैं? तो इतना भी ज़्यादा हमें मतलब ऐसा नहीं करना कि कोई भी आके हमें ब्लैकमेल कर जाए। और हम मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल हो। क्योंकि आज का जो हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है ना, जिस तरीके की कंडीशन चल रही है, यहाँ बच्चों को भी लव हो जा रहा है, तो आप तो वयस्क हो चुके हैं। तो यदि ऐसी सिचुएशन हो, तो प्लीज़ बिल्कुल भी आपको नहीं करना ये सारी घटिया बातें। ना तो करना है, कोई कर रहा है तो सुनना भी नहीं है। भई जिसे मरना है तो हम रोक नहीं सकते हैं। और यदि सच मानिए ना, जो कोई आपको धमकी देता हो ऐसे कि आज तो हम नस काट ही लेंगे, आज तो हम मर ही जाएँगे, तो भई एक बार आप बोल के देखो। ऐसा नहीं कि आप उसे रोको, नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना। ऐसा होता है, एक तो हालाँकि ऐसी सिचुएशन ही ना लाओ, और यदि आ भी जाती है तो बस एक बार आप कह दो कि भई मरना है तेरे को तो मर जाना, क्या कर सकते हैं हम। सच में ना उस खुद ज़िंदगी में आपको फिर कभी भी ऐसे ब्लैकमेल नहीं करेगी, क्योंकि मौत से पहले कोई भी कभी मर नहीं सकता, ये अटल सत्य है। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमें ये पता है कि मरना एक दिन सबको है। और जो अब हमारी ही वजह से मरना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम रोकेंगे भी तो मौत होगी तो मर ही जाएगा, और नहीं होगी तो जो धमकी दे रहा वो तो बंद ही हो जाएगी। और यदि हमने क्या किया ना, इमोशनली हो गए और कहे नहीं नहीं ऐसा मत करो यार, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, बहुत ही पीछे पड़ गए, तो उसके तो बहुत चढ़ जाएंगे ना फिर, और हमें मतलब परेशान करने की लोग कोशिश करते हैं। तो इसलिए सामने वाले को उतना ही भाव देना चाहिए जितने में हम ना परेशान हो, और उस हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि अभी हमें पढ़ाई लिखाई भी करनी है। और यदि जो भी इस चक्कर में पड़े हो, मैं नहीं कहती छोड़ दें आप, लेकिन हाँ, थोड़ी इस तरीके से रहें कि आप ना तो पढ़ाई का नुकसान हो पाए आपका, और ना ही उधर का जो भी चल रहा है, क्योंकि पर्सनल मैटर है वो चलता रहता है, ठीक है? और यहाँ पे यदि आप लोग अब वयस्क हो चुके हो, थोड़ा-सा मैं चैप्टर से हट के बात करूँ, तो कभी-कभी क्या होता है कि लोगों के माइंड में ये बातें होती हैं कि और लोग किसी से पूछ भी नहीं पाते हैं कि पढ़ाई के दौरान हमें लव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या करना चाहिए। तो यूपीएससी ऐसा कुछ नहीं कहता कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो प्यार ना करो या कुछ भी मत करो, दुनियादारी सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल नहीं कहता। हाँ, ये ज़रूर कहता है कि भैया हमारे प्रति आप डिसिप्लिन रहो। यदि आपको हमें चाहिए तो हमारे प्रति कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करो, और सबका करो, छोड़ो नहीं, लेकिन हमारे प्रति कुछ ज़्यादा ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बनती है। तो आई होप कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे एंड कुछ लोगों का शायद डाउट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो यहाँ पे खैर चैप्टर पे आते हैं, और यदि कुछ ऐसे डाउट भी हों तो आप बेशक पूछ सकते हैं। मैंने कई बार बोला है, कुछ भी आपको समस्या हो बिल्कुल भी आप पूछ सकते हो बिना हेजिटेशन के, ठीक है? और इसके बाद हालाँकि मैं कुछ जो नहीं पूछने वाले होते मैं उनको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब मतलब हर एक आदमी एक ही स्टेज से गुज़रता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें पता होती है उसे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे क्या बताया गया था कि जो हमारी सामाजिक संरचना में भी ये होता है, ठीक है? समाज इसके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद क्या होता है कि न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की रचना संरचनात्मक हिंसा को निर्मूल करने के लिए अनिवार्य है शांति, जिसे संतुष्ट लोगों के समरस सह अस्तित्व के रूप में समझा जाता है। ऐसे ही समाज की उपज हो सकती है। शांति एक बार में हमेशा के लिए हासिल नहीं की जा सकती है। यदि हम एक बार में सोचे कि शांति हमेशा के लिए हासिल हो जाएगी, तो फिर वो चाहे शांति
आप कीजिए वो, या शांति आपके लाइफ का कोई पार्ट हो, वो नहीं आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे शांति इसमें बताया गया है कि वो हमेशा के लिए नहीं आ सकती है। और उसके बाद क्या होता है कि कोई शांति कोई अंतिम स्थिति नहीं, बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापकतम अर्थों में मानव कल्याण की स्थापना के लिए जरूरी नैतिक और भौतिक संसाधनों के सक्रिय क्रियाकलाप शामिल होते हैं। तो यहाँ पे शांति से रिलेटेड क्या बातें कही गई हैं कि आप ये सोच रहे हो कि परमानेंटली आके हमारे पास बिल्कुल रह जाए, तो ऐसा नहीं है। शांति है भैया, आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें बताया गया है कि यदि हम स्थायी रूप से चाह रहे हैं तो कहीं न कहीं ये गलत है, ठीक है? और गलत का मतलब क्या है कि वो एक जगह पे रह ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ा जो मैं मानती हूँ, मुझे अभी तक समझ में आता है कि जब तक हमारी इच्छाएँ रहेंगी, हमें सुकून नहीं मिलने वाला है, किसी भी एंगल से सुकून नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक इच्छा हमारी खत्म हुई नहीं कि दूसरी इच्छा हमारी ऑलरेडी आ जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली हैं। बट अब इसमें जो है कि एक चलो ठीक है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी खुशी कभी गम वाला मैटर है कि आ सकता है कभी-कभी, ठीक है। कभी हम कहते हैं आज बहुत ही सुकून सा फ़ील हो रहा है, कभी आप शांत जगह पे जाइए, कहीं पे नदी के किनारे, कहीं सुनसान अपने पार्क में जाके बैठिए, बहुत अच्छा फ़ील होता है। उस दिन कहते हैं आज बहुत शांति लग रही है हमें। लेकिन फिर क्या है, फिर वही भाग-दौड़ की दुनिया में आ जाओ, क्योंकि शांति से तो काम होने वाला नहीं है। अभी पेट के लिए भोजन भी चाहिए, और सिर्फ शांति हमारा पेट नहीं भर सकती, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, तो सुकून तो गायब होना है। देन अब क्या होता है कि क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठता है यहाँ पे कि क्या जो हिंसा होती है शांति को प्रोत्साहित कर सकती है या नहीं? तो इसमें क्या होता है, अक्सर यह दावा किया जाता है कि हिंसा एक बुराई है, लेकिन कभी-कभी यह शांति लाने की अपरिहार्य पूर्व शर्त जैसी होती है, और यह तर्क दिया जा सकता है कि तानाशाहों और उत्पीड़कों को जबरन हटाकर ही उनको जनता को निरंतर क्या करना पड़ता है, नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है, या फिर उत्पीड़ित लोगों से मुक्ति संघर्षों को हिंसा के कुछ इस्तेमाल के बावजूद न्यायपूर्ण ठहराया जा सकता है। लेकिन अच्छे मकसद से भी हिंसा का सहारा लेना आत्मघाती हो सकता है, और एक बार शुरू हो जाने पर उसकी प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर हो जाने की होती है, और इसके कारण यह अपने पीछे मौत और बर्बादी की एक श्रृंखला छोड़ जाती है। यानी कि अब क्या होता है कि यहाँ पे जो हिंसा होती है, तो हम कहते हैं कि ऑब्वियस है कि हिंसा जो है हमें कहीं ना कहीं शांति की ओर ले जाएगी, ठीक है। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा अशांति फैला जाएगी, और युद्ध में आपको पता है कि जब युद्ध होता है तो भले ही एक पार्टी विजयी घोषित कर दी जाए, लेकिन नुकसान दोनों का होता है। युद्ध और हथियार कभी किसी के सगे संबंधी नहीं होते हैं। वहां पे आप हथियार चलाओगे तो तलवार ये नहीं जानता है कि ये आपके आदमियों को लग रहा है या दुश्मनों के आदमियों को लग रहा है, ठीक है। उसकी जो धार है आपने यदि चलाई और सामने आपका भी कोई पर्सन आ गया, उसकी भी वो गर्दन काट ही देगा। फिर उसे नहीं पता कि आपको इससे तो नहीं मारना था, तो वो तलवार अपनी नोक को मतलब उस तरीके से कर ले कि उसके लगे ही ना। तो युद्ध हो या हथियार हो, ये किसी के भी सगे नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी युद्ध वगैरह होंगे, हिंसा होगी, तो बिल्कुल ये बनी बनाई बात है कि खतरा सबके लिए नुकसान होता है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं हम कि आने वाली पीढ़ियां कहीं ना कहीं बरसों तक अपने आप को मतलब एकदम से तो नहीं कहेंगे कि हम बहुत ज्यादा सुकून में हैं, बट यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे तानाशाह वाले हो गए, तो वहाँ पे वो जबरन लोगों को ना मतलब परेशान करते हैं। तो हम यदि उन्हें हमेशा के लिए सत्ता से उखाड़ के यहाँ पे उनका तख्ता पलट करके लोकतांत्रिक कंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही थी वो पूरा बदल जाएंगी, दिन बदल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि अब आने वाली पीढ़ियां जो है वो कुछ सुकून से तो रह सकती है। हाँ, ये बात तो तय है कि इच्छाएं जब तक रहेंगी, हमारी अशांति तो बनी ही रहनी है। तो फिर हमारी अलग अलग तरीके की इच्छाएं उत्पन्न होगी, फिर उस तरीके से हम प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करते हैं
तो सीधे से है कि जब संघर्ष करेंगे तो शांति की ओर हम पहुंचते हैं। जो कर रहे हैं उनको तो शांति नहीं मिल रही, वो तो मरेंगे या बच भी जाते हैं। तो बहुत ही संघर्षों का जीवन होता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कुछ ऐसे करके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि शांतिवादी का मकसद लड़ाकुओं की क्षमता को कम करके आंकना नहीं, प्रतिरोध के अहिंसक स्वरूप पर बदल देना है। और वैसे जो शांतिवादी होते हैं उनका मकसद क्या होता है कि लड़ाकू जो होते हैं, ठीक है, जो अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत बड़े मतलब क्या बोले आप, तोपखाना है, ठीक है। तो उनमें से क्या होता है कि क्षमता को उनकी कम आंकने का नहीं है इसमें, और प्रतिरोध के जो अहिंसक स्वरूप पर बदल देना है कि कोई भी बहुत बड़ा डकैत है, कोई भी बहुत बड़ा अपने आप को ये समझता है कि हमसे या पहलवान या हमसे ज़बरदस्त इंसान कोई है ही नहीं, तो उसको भी आप क्या करो कि एक सही रास्ता दिखाओ। जो शांतिवादी वो मानते हैं कि जितनी हम बातें करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उतनी हम हिंसा करके या कुछ करके ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्हें भी समझाएं कि भाई युद्ध होगा तो विनाश दोनों का होना है, और बेटर है कि हम यदि शांति से समझ जाते हैं तो अच्छा है कि आपको जो चाहिए ले लो, हमें जो चाहिए ले लें। आपको भगवत गीता का एक सीन याद होगा जो टीवी में दिखाया जाता था, वहाँ पे कृष्ण जी आते हैं और जो कौरव थे उनसे कहते हैं कि युद्ध होगा और युद्ध में बहुत विनाशक युद्ध होगा, इसलिए बेहतर है कि आप कुछ समस्या का जो मिडिल पाथ है उसे निकालिए, युद्ध की स्थिति मत पैदा कीजिए, क्योंकि हक है उनका तो वो तो लेंगे ही। और यदि आप उन्हें हक शांति से देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो युद्ध की सिचुएशन नहीं बनेगी, और नहीं बनेगी तो दोनों का ही जो राजपाट है आप भी बचे रहेंगे और आप भी सुकून से जी सकेंगे, उन्हें भी उनका हक मिल जाएगा, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अब भाई भाई हो। लेकिन जब वो नहीं मानते हैं और युद्ध होता है और इतना विनाशक युद्ध होता है कि कौरव के 100 लड़के मारे जाते हैं। जो धृतराष्ट्र थे उनके ऐसा कहा जाता है कि 100 बच्चे थे और उनमें से कोई एक भी नहीं बचता, एक भी बंदा नहीं बचता है। तो युद्ध है फिर वहाँ, जबकि देखिए कि दोनों में ही पूरा, आप जैसे आजकल घरों में युद्ध होता है ना, बिल्कुल वही महाभारत ही, हम कहते हैं महाभारत चल रही है, घर में ही युद्ध हुआ था, कहीं बाहर नहीं हुआ था, भाई भाई का ही युद्ध हुआ था। और वो छोड़े किसी मारे किसी, दोनों ही तरह तरह से, मतलब इधर भी अपने थे उधर भी अपने थे। जब कृष्ण भगवान ने वहां पे उपदेश दिया अर्जुन को, तो किस लिए दिया था कि यहाँ आप युद्ध करने आए हो, यहाँ सिर्फ आपके लिए अब कर्म प्रधान है, क्योंकि मैदान में आप उतर चुके हो। कोई आपका भाई नहीं, कोई बाप नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं यहाँ पे अब। और यदि था तो पहले नहीं उतरना चाहिए था युद्ध में, आपको पहले ही बातें समझ जानी चाहिए थी कि हमारे यहाँ है। आपको पता होगा कि आपने देखा होगा उसका 3-4 दिन तक, अब पता नहीं, कहते कि कई सालों तक वो उसे उपदेश ही देते रह गए थे। तो कितना उपदेश दिए थे आपको, जब आप टीवी में देखे होंगे तो अब बखूबी आपको पता होगा कि मतलब किस तरीके से उन्होंने अर्जुन को जब उपदेश देते हैं, जब वो उनकी जो अपना उनका जो धनुष बाण था वो अपने सगे संबंधियों को देख के वो नीचे कर लेते हैं, तो फिर उन्हें कृष्ण भगवान को उपदेश देने पड़ता है, क्योंकि वो अर्जुन के सारथी थे। पूरा वो सब कुछ समझाते हैं, सारा अपना रूप दिखाते हैं, तब जाके अर्जुन युद्ध करने को तैयार होते हैं, क्योंकि घर में ही युद्ध हो रहा था। आज हमारे ये जो आपके मतलब मार रहे हैं, चाहे कौरवों को मारे चाहे पांडवों को, तो वो तो कहीं ना कहीं हमारे चाचा पापा भाई ही थे। लेकिन अब हक के लिए लड़ रहे थे और उतर आए युद्ध पे, तो फिर वही मैंने बताया कि ये फिर अब किसी के आप सगे नहीं हो, फिर जो भी है तो सामने है। तो यहाँ पे क्या हुआ, शांतिवादी वाले क्या मानते थे कि पहले हम बातों से सुलझाने की कोशिश करेंगे, बातों से नहीं मानोगे तो लात तो है ही, ठीक है। तो मतलब शांतिवादों का ये था, शांतिवाद जो मानते थे उन्हें था कि हम बातों से ही, लेकिन उग्रवाद वालों को क्या है कि भैया बातों के, वो क्या कहते हैं, कहावत है अपने यहाँ, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं, हाँ ये ठीक है। तो फिर जब ऐसे वाले हो जाते हैं इंसान, तो उनको फिर कुछ अलग ही एंगल से समझाना पड़ता है, क्या करें। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि वैसे संघर्षों का एक प्रमुख तरीका सविनय अवज्ञा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे गांधी जी ने जितने भी अपने आंदोलन किए हैं वो अहिंसा वाले थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक में हिंसा होती है, आपको अभी पूरी घटना पता चलेगी, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो बखूबी पता भी होगा वहाँ पे।
यहाँ पे सविनय अवज्ञा का एग्जाम्पल दिया गया है। जरा इसकी डेट तो बताइएगा आप कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं पेपर आउट कर रही हूँ, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो कोई ना कोई एग्जाम में फंस ही जाने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से तो आपको पता है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी जी सबके फेवरेट है। भले ही आप अपने अंदर कुछ भी मानते हो गांधी जी के बारे में, लेकिन एग्जामिनर के तो बड़े फेवरेट है, आपके सिलेबस में भी होता है। तो उनके बारे में क्वेश्चन मेंस में भी बनते हैं, प्री में भी बनते हैं। तो प्लीज़ इससे बताइएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था और इसमें क्या होता, और उत्पीड़न की संरचना की नींव हिलाने में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल होता रहा। और क्या होता, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग एक अमुक उदाहरण है। और गांधी जी ने क्या किया था कि न्याय को अपना आधार बनाया और विलायती शासकों के अंतःकरण को आवाज दी। दिन जब उससे काम नहीं चला तो उन पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उन्होंने जन आंदोलन आरंभ किया। उसमें क्या होता है कि जिसमें अनुचित कानूनों को अहिंसक ढंग से खुलेआम तोड़ना शामिल था। और उनसे क्या हुआ कि प्रेरणा लेकर मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ 1960 में इसी तरह का संघर्ष शुरू किया था, ठीक है। उस तो यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी ने जो अपना ये अपनाया था सत्याग्रह का, तो एक क्वेश्चन कभी कभी और भी बनता है कि गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह या पहला आंदोलन जो है तो वो कहाँ से स्टार्ट किया था, कब से उनका माना जाता है कि उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। तो आपको पता होगा कि पहले वो दक्षिण अफ्रीका में भी कुछ ऐसा कर चुके थे, लेकिन इंडिया में कब से स्टार्ट किए थे, वो कौन सा पहला उनका आंदोलन माना जाता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा उसको भी देखेंगे कि कौन सा उनका पहला आंदोलन था, एंड जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है वो कब होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जब उससे काम नहीं चलता तो उन पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाने से उन्होंने क्या किया, जन आंदोलन भी स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ पे जिसमें क्या होता है अनुचित कानूनों को अहिंसक ढंग से खुलेआम तोड़ना शामिल था। और यहाँ पे क्या होता है कि उनसे प्रेरणा लेकर मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया कि अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ 1960 में इसी तरह का संघर्ष भी वो शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि नागरिक अवज्ञा ने के दबाव में न्यायपूर्ण संरचनाएं भी रास्ता दे सकती है। कभी कभार क्या होता है कि वे अपनी विसंगतियों के बोझ से ध्वस्त भी हो सकते हैं या हो सकती है। और निरंकुश सोवियत व्यवस्था का विघटन इसका ताजा उदाहरण मान सकते हैं हम। पर क्या होता है कि ऐसे दुखद यानी कि सुखद नतीजे की गारंटी सभी मामलों में नहीं होती है कि हर जगह पे सुखद नतीजा आ जाए। ऐसा नहीं होता कि हमने सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया या हमने जितने भी आंदोलन किया था। आप जो अभी गांधी जी के द्वारा जन आंदोलन की बात आई है, देखेंगे कि एक बार हिंसा हो गई थी। वो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन काफ़ी हिंसा हुई थी, चौरा चौरी का कांड हुआ था। और वहाँ पे मतलब सब कुछ कहे कि अब तो नहीं मानने वाले हो तुम, हम कुछ अलग ही रास्ता अपनाएंगे। गांधी जी मना कर रहे थे, हमें हिंसा अपनानी नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा कि अभी तो आप थोड़ा दूर हैं, हम तब तक यहाँ निपटाते हैं। और आप देखेंगे कि सीधे पुलिस चौकी वगैरह में आग लगा देते हैं धड़ल्ले से। मतलब शांति से जब कोई चीज़ ना मिले तो वो कहते हैं ना, सीधी उंगलियों से घी ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। और जब वो भारतीय लोग उंगली टेढ़ी करते हैं तो फिर घी की भरनी ही साफ करते हैं, तो एक थोड़ा सा घी निकालते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ था। एंड फिर बीच में ही आंदोलन बंद किया गया था, कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, आप पूरा समझेंगे। तो गांधीवादी युग ही पूरा माना जाता है वहाँ पे, जब से उनका शुरू हुआ इंडिया में तब से लेकर लास्ट तक जो भी घटनाएं थी वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एकांत सुखद नहीं होता कि हमने डायरेक्ट ही बंद कर दिया उसे। और कई जगह पे ऐसा अपनाया गया जहाँ पे कि बहुत अच्छे तरीके से सोवियत संघ वगैरह में हो गया, लेकिन हर कहे कि हर जगह ही ऐसा हो जाएगा तो ये पॉसिबल है। पर क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे सुखद नतीजे की गारंटी का कोई मामला नहीं आता है। और हिंसा की सहायता लेने का लालच तब अपरिहार्य हो जाता है। यह भी क्या होता है कि औचित्यपूर्ण शांति की खोज में अंतर्निहित विकट स्थिति का ही अंग है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब वो हमें नहीं मिलता सीधे तरीके से,
तो हिंसा कहीं न कहीं हमें लेनी पड़ती है, और इसका यहाँ पे थोड़ा-सा आप इसे पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से समझेंगे। और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारा है शांति और राजसत्ता। तो इससे आप और अच्छे तरीके से समझेंगे। पूरा शांति तो आपको पढ़ के ही रहनी है, और बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और अभी हमारे कुछ संवैधानिक संशोधन रह गए हैं, तो उसको मैं कुछ मतलब 1-2 दिन बाद से स्टार्ट करूँगी। फिर से उसे रेगुलर तरीके से करेंगे। लेकिन अभी आप लोग बस पढ़ते रहिए, और हाँ, बिल्कुल गैप नहीं मारना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कोई लिखना भी नहीं है आपको, बस सुनते रहना है। कहीं भी जा रहे हो ईयरफ़ोन लगा के आप मेरे को सुनते रहा करिए, ना भी अच्छा लगे तो भी सुनिए, अच्छा लगे तो भी सुनिए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैं आपके काम की चीज़ बता दूँ, ठीक है? तो इसलिए मतलब ऐसा नहीं यार, ज़बरदस्ती नहीं कर रही, आप सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाओ कि मतलब उसने ऐसा कर दिया कि आपको नहीं भी अच्छा लग रहा तो भी हमें सुनना है, अच्छा लग रहा तो भी हमें सुनना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, आपका जो दिल करे आप वही करिएगा, ठीक है? लेकिन हाँ, आपके लिए मतलब काम की चीज़ें हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो इसलिए अब मिलते हैं आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे हम लोग पूरा देखेंगे कि शांति और राजसत्ता क्या है। तब तक आप लोगों के लिए जो होमवर्क है, ऐसे नहीं मैं बहुत दिनों के लिए जा रही हूँ, कल फिर आ रही हूँ। तो जो होमवर्क है आप लोगों के लिए, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, पहला सत्याग्रह गांधी का कौन था, यानी कि कब से वो स्टार्ट करते हैं अपने इंडिया पे, अफ्रीका का मत जाइएगा, ठीक है? इंडिया की बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद क्या होता है कि यूनिसेफ, यूनिसेफ का पूरा उसका ना पोस्टमार्टम आज कर ही डालना है यूनिसेफ का, किस तरीके से कैसे क्या-क्या है वहाँ का, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इतना आपका होमवर्क है। और जो इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए प्लीज़ मैं एक बार फिर कह रही हूँ, एक अलग से नोट्स बना लीजिए, ताकि जब भी आपको रिवाइज़ करना हो, नोट्स बनाने का मतलब नहीं कि आपने बना दिया, कबाड़ा बना के रख दिया, एक में सब भरे जा रहे हो, और जब आपको पढ़ना हुआ कभी ढूँढ रहे हो, पन्ने पलटा रहे हैं, पलटा रहे हैं, पलटा रहे हैं, मिल रहा है यार, यहीं पे लिखे थे, यहीं पे लिखे थे, टाइम वेस्ट नहीं करना। नोट्स, जो नोट्स होती है वो इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड की जाती है कि आप क्या करें उसे, मतलब मिनटों में, आपका जो घंटों में काम होने वाला मिनटों में फटाफट देखें और काम खत्म करें। इसलिए उसे आप 10-15 पेज की अलग से बनाइए और उसमें लिखिए। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि और हाँ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, मेरी बताने की ज़रूरत है, हालाँकि यहाँ पे आएँगे तो मैं बताऊँगी, लेकिन आप पह खुद से कर सकते हैं, तो बेटर है। कई सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, या तो कहीं से मतलब कोई बुक हो, या गूगल से। मैं कहूँगी कि आप उसका प्लीज़ ओ मतलब ओवरव्यू मत लीजिएगा, डिटेल पढ़िएगा उसका। देन उसके बाद उसका जो भी कंक्लूजन है, अपनी नोट्स में आप लिख सकते हैं बेशक, लेकिन डिटेल पढ़ने के बाद। ठीक है? तो बिल्कुल भी प्लीज़ आप लोग ना हमेशा पढ़ भी लेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। यदि आप ऊपर-ऊपर का पढ़ रहे हैं, तो आपका पढ़ाई भी होगी, टाइम भी वेस्ट होगा, आपसे बनेगा भी कुछ नहीं। प्लीज़ उसके डेप्थ में जाके पढ़िए, देन उसका कंक्लूजन आपके नोट्स में होना चाहिए। एंड जो भी मेरी इस बात को फॉलो कर रहा होगा, उसके रिजल्ट भी देखने को मिल रहा होगा कि आपको ना उसके पीछे की कहानी पता है। और जब हमें किसी के पीछे की कहानी पता होता है, तो वो बातें हमें भूल भी रही होती हैं, तो पूरा याद आ जाता है। लेकिन हमें तो इतना पता था कि यूनिसेफ का इस दिन गठन हुआ था, इसके इतने मेंबर हैं, इसमें ये, बस हमें इतना पता था। अब उसके आगे की क्या थी, कहाँ से था, कैसे था, कब था, इधर-उधर का हमें कुछ पता ही नहीं है। तो हम कहीं से लिंक उसे नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे क्या हुआ। तो जैसे होता है कि जब हम हिस्ट्री वगैरह लिखते हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई या आईएमएफ की स्थापना हुई, तो कैसे हुई, कि उसे हम लिंक कर पा रहे हैं कि यहाँ से जब द्वितीय विश्व युद्ध होता, उसके बाद से वैश्विक स्थिति जो खराब होती है, आर्थिक स्थिति, उसे सुधारने के लिए कहीं न कुछ ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे गठन किया जाता है, इनमें से ये थे। तो ऐसे हम लिंक कर पा रहे हैं, लेकिन जब हमें चीज़ें पता होंगी तब। हम ऊपर-ऊपर का पढ़ के निकल जाएँ, बिल्कुल नहीं। और हाँ, नोट्स में पूरी हिस्ट्री लिखना है, मैं ये भी कभी नहीं कहूँगी आपको, लिखना उतना ही है जितना हमारे काम का है, लेकिन पढ़ना पूरा डेप्थ तक जाके है आपको। सो प्लीज़, इसीलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि सुनिए, सबको करिए मन की, और जितना वीडियो वगैरह देखना सब कुछ देखिए, ऐसा नहीं है, लेकिन सब कुछ टाइम बर्बाद करने वाले हैं। बुक का सहारा लीजिए, या गूगल वगैरह का, या कुछ अच्छी वेबसाइटें हैं जहाँ से बहुत अच्छा मटेरियल आपको अवेलेबल होता है, वहाँ से आप लोग करिए।
इधर उधर मत भटकिए। एक बार नहीं, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ और हमेशा आपको बोलती रहूँगी जब तक आपके साथ जुड़ी रहूँगी, जब तक आप में से कोई भी एक गुड न्यूज़ नहीं सुना देते कि कहीं न कहीं तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। एंड प्रॉपर अच्छे तरीके से आप स्टडी करेंगे तो बेशक है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको रोक के दिखा दे। क्योंकि हम एग्ज़ाम की डिमांड फुलफ़िल कर रहे हैं और बस एग्ज़ामिनर को यही चाहिए, हम कैसे हैं, कैसे दिखते, क्या करते, उससे उसे मतलब नहीं होता, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ते रहिए और थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी रिक्वेस्ट करूँगी, कितना चिल्लाने का कुछ फ़ायदा हो, आप लोग मेरी बातों को इग्नोर मत करके थोड़ा उससे अपने ऊपर ढालने की कोशिश करिए। जितना जल्दी ढाल लेंगे, उतना अच्छा होगा आपके लिए और जितना लेट करेंगे, ये तो तय बात है कि आपको करनी वही है। ठीक है? तो हो सकता है कि हमें मानना नहीं है ये जो बोल रही हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो आपको भी उसी रास्ते पे फिर आना ही है कि यार पहले ये टाइम ख़राब ना किए होते, अपना डेफ़्थ पे पढ़ते बेटर था। सो प्लीज़ थोड़ी-सी बातों को ध्यान दीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।